आज एक खुलासा करने वाला हूं। ये वो दस्तावेज है जिसे चुनाव आयोग 3 महीने से छुपा रहा है। यानी कि 2003 में बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उसकी गाइडलाइन है। याद रखिए, चुनाव आयोग हमेशा कहता रहा है कि हम तो वही कर रहे हैं जो 2003 में हुआ था। और हम कह रहे हैं कि अच्छा बताइए 2003 में क्या किया था। चुनाव आयोग ने फाइल नहीं दी, आरटीआई में मांगा गया, उसका जवाब नहीं दिया। पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि फाइल गुम हो गई है। तो साहब हमने फाइल निकाल ली और अब समझ आ गया कि क्यों चुनाव आयोग इसको दबा के बैठा हुआ था। क्योंकि ये जो गाइडलाइंस हैं ये चुनाव आयोग के एक एक दावे का खंडन करती हैं। चुनाव आयोग 3 बड़े झूठ बोल रहा है। पहला झूठ ये है कि 2003 में भी एन्यूमरेशन हुआ था, लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरे थे और 21 दिन के अंदर सब कुछ हो गया था। अब गाइडलाइन बताती है कि 2003 में कोई एन्यूमरेशन फॉर्म भरा ही नहीं गया था, कोई लोगों को डेडलाइन नहीं दी गई थी। एन्यूमरेटर यानी कि जिसे आज बीएलओ कहते हैं, उसको कहा गया था कि तुम घर घर जाओ और ये फॉर्म भरो, पुरानी वोटर लिस्ट में कोई भी संशोधन है उसको करो और आखिर में हेड ऑफ द हाउस होल्ड के सिग्नेचर करवा लो। नंबर 2, चुनाव आयोग कहता है कि 2003 में तो सिर्फ 4 दस्तावेज का लोगों को ऑप्शन था, अब तो देखिए हमने 11 का ऑप्शन दे दिया है। हकीकत जो पता लगी पढ़ने के बाद वो ये कि 2003 में दस्तावेज मांगे ही नहीं गए थे। दस्तावेज केवल उन लोगों से मांगे गए थे जिनके बारे में शक था कि वो अपनी आयु ठीक नहीं बता रहे हैं या अपना ऑर्डिनरी रेजिडेंस गलत बता रहे हैं, और किसी से कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया था। नंबर 3, चुनाव आयोग कहता है कि जो 2003 की लिस्ट में थे उनकी तो नागरिकता की जांच हो चुकी है, बाकी लोग दस्तावेज दें। गाइडलाइन पढ़ के पता लगा कि 2003 में नागरिकता की कोई जांच नहीं की गई थी, बल्कि पैरा 32 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एन्यूमरेटर का यह काम नहीं है कि वो नागरिकता की जांच करे। नागरिकता का प्रमाण केवल तभी मांगा गया जब कि कोई ऑब्जेक्शन आया हो या ऐसा इलाका हो जिसको सरकार घोषित करे कि यहाँ बहुत ज़्यादा विदेशी रहते हैं और उस इलाके में कोई नया व्यक्ति आए या जिसे सरकार खुद विदेशी घोषित कर चुकी हो। मतलब कि चुनाव आयोग का एसआईआर का जो सारा दावा है कि 2003 की प्रक्रिया को हम दोहरा रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और बिहार के मतदाता बिहार के बाद रोजगार के लिए परदेश जा चुके हैं। बिहार चुनाव से जिसे जो मिलना था मिल चुका है। अब बिहार की बात 5 साल बाद होगी। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार ने अगर अपने हर कार्यकाल में सिर्फ एक बड़ा कारखाना खोला होता, एक बड़ा अस्पताल बनवाया होता, एक विश्वविद्यालय शुरू किया होता तो आज बिहार की हालत इतनी खस्ता हाल न होती। लेकिन छोड़िए, हो तो बहुत कुछ सकता था पर नहीं हुआ। बुरा ये नहीं हुआ कि पुरानी सरकार में बैठे लोग दोबारा सरकार में आ गए, बुरा तो ये हुआ कि वो बिना रोजगार की बात किए सत्ता में आ गए। न अस्पताल खुला, न विश्वविद्यालय बने, हत्याएं और बाकी अपराध तो चुनाव तक होते रहे। लेकिन ये लोग रोजगार मांगने वाले युवाओं को लाठी से पीट कर भी सरकार में आ गए। अब ये लोग जान चुके हैं कि बिना रोजगार दिए भी सरकार बनाई जा सकती है। अस्पताल और स्कूलों की बात किए बिना भी सत्ता हथियाई जा सकती है। अपराधों से फर्क नहीं पड़ेगा। जहरीली शराब से हुई मौतों को बिहार वासी अपना नसीब मान चुके हैं। सोचिए, अब आपका क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा? अपने बच्चों को अपनी तरह परदेश में मजदूरी करते देख पाएंगे आप? ध्यान से समझिए, बिहार आपका है, इसे बदलना आपको ही पड़ेगा। अपना हक मांगना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, लड़ना आपको ही पड़ेगा। कोई नेता और मीडिया आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। सब चुनाव से अपना अपना हिस्सा लेकर जा चुके हैं। अब आप बचे हैं और आपका नसीब बचा है। सोचिए क्या करना है, शोषित बने रहना है या अपने हक की आवाज़ उठानी है। मत भूलिए कि गरीबी आपका नसीब नहीं है, आपको गरीब बनाया गया है ताकि कोई और अमीर हो सके। देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर के ऐलान के बाद बीएलओज की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में बीएलओ रिंकू तरफदार ने
एसआईआर के दबाव से हारकर खुदकुशी कर ली। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीएलओ विजय कुमार वर्मा की मौत हो गई है। इससे पहले मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु से भी बीएलओ की मौत से जुड़ी खबरें आ चुकी हैं। ये जानलेवा एसआईआर नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार की वोट चोरी का हथियार है, जो अब निर्दोष लोगों की जान का दुश्मन बन चुका है। It is being done by the Election Commission and the party in power, and we have given you crystal clear, undoubtable proof here. There is circumstantial evidence. They do not give us the data. They give us the runaround. They have actively themselves said they're going to destroy CCTV footage. This is why they want to destroy it. They want to destroy it so that we cannot identify Shakun Rani voting twice. That's the truth of Indian democracy. यहाँ पर आप जीविका की दीदियों को बाकायदा आपने मोबिलाइजर बनाकर सरकारी व्यवस्था के तहत बूथ में बैठाया है। तो पूरे आचार वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, आचार संहिता के अनुपालन की प्रक्रिया, वोटिंग के दिन जो हो रहा है वो उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल, दुरुपयोग या उपयोग, और वोटिंग के बाद जो महाराष्ट्र से लगातार दिख रहा है कि अंतिम 2 घंटे में 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना, फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना, और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया। ये बड़े मुद्दे हैं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी हैं, हम लोग को तो इतना नहीं ताकत है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा कि इस पर गंभीरता से बात करने की, और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है कि आज की तारीख में, आज की स्थिति में जो आचार संहिता पहले से बना हुआ है वो कितना कारगर है या नहीं कारगर है। अगर सिर्फ इसमें वोटिंग रोल की बात नहीं है, एसआईआर सिर्फ वोटिंग रोल की बात है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है, आप बताइए कि सुरक्षा कर्मियों में होमगार्ड को यहीं पर इसी बिहार में लालू जी की जब सरकार थी, टीएन सेशन का जमाना था, उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई लोकल आदमी यहाँ चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, होमगार्ड का कोई आदमी हिस्सा नहीं लेगा। उसी बूथ पर आप आज के चुनाव आयोग ने उस जीविका दीदी को बैठाया है जिसको एक तरीके से सरकार चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में अब कुछ भी कहना बेकार है। दंतहीन है, तर्कहीन है, कोई शक्ति नहीं है, वो कहीं दिखता नहीं है। वो उसकी भूमिका केवल चुनाव की मीटिंग करने की और पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजने की, अधिकारियों को ट्रांसफर, यही सब रह गया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन अनाउंस आप कर रहे हो, उससे कुछ दिन पहले एक गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आती है कि 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वो एक बार में 21 लाख लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है और उसके बाद चुनाव घोषित हो जाता है। और वो सरकार डेट वाइज, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में लागू है, तो डेट वाइज वो सरकार हर फ्राइडे को महिलाओं के खाते में कभी 10 लाख महिलाओं के खाते में, कभी 20 लाख में, हर हफ्ते हर फ्राइडे को चुनाव चलने के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे पड़ रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। वो चुनाव आयोग देख रहा है। चुनाव आयोग ये नहीं, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराने का काम इलेक्शन कमीशन का। अब आप बताइए, परसों चुनाव होना है और फ्राइडे के अकाउंट में अगर 12 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 आया है और वो 5 महिला से कहती है कि मेरे 10,000 आ गए, तुम्हारे कब आएंगे? मेरे तो नहीं कहे, तुम्हारे अगले आ जाएंगे, नीतीश जी की सरकार रहेगी तो अभी तो तुम्हारे चुनाव से पहले ही आ जाएंगे और तुम्हारे भी आ जाएंगे। फॉर्म भर दिया, देखो हमने भरा था, हमारा पिछली बार नहीं आया, इस बार आया, तो तुम्हारा अगले वीक आएगा और तुम्हारा अगले वीक आएगा। तो 1 करोड़ 10 लाख के अकाउंट में आप पैसे डाल रहे हो और उसको एक महिला 4 महिला से कम कह रही है, तो 4 करोड़ तक जा रहा है ना बात। 3 करोड़ तक बात जा रही है ना कि पैसा आने वाला है, मेरा आ गया, तुम्हारा आएगा या अब आने वाला है। और इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बन करके यहां अशोक रोड पर बैठ करके तमाशा देख रहा है। पैसे ट्रांसफर होते जा रहे हैं।
ऐतराज इस बात पर भी नहीं है। ऐतराज इस बात पर है कि इससे पहले की गैर बीजेपी सरकारों की ऐसी योजनाओं को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने रोका भी है। तो फिर इस बार क्यों नहीं रोका? यह भूमिका उसकी क्या है? अगर आप हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की बात करते हैं, मैं राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात करते हैं, उनके तर्क, उनकी टीम, उनकी बातों, उस पर मैं नहीं जाता हूं, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, अगर 15 सालों से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ घोषित हो रहे थे, तो इस बार पिछली बार क्यों नहीं एक साथ घोषित हुए? क्यों महाराष्ट्र की सरकार को यह फैसला लेने का कि वो लाड़की बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा डालेगी? यह ऐलान हुआ, उसके बाद उसको 3 महीने का मौका दिया गया कि 3 महीने तक वहां की महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाएं, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव कराए जाएंगे। क्यों कराए जाएंगे? जब 2019 में दोनों के चुनाव साथ हुए, 2014 में दोनों के चुनाव साथ हुए, 15 सालों से 3 बार से दोनों हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हो रहे थे, तो फिर चुनाव आयोग का क्या तर्क है क्यों उसने महाराष्ट्र में लेट किया? तर्क तो अगर सामने देखो तो यह दिखाई देता है कि उसने 4 जून को हारे थे इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव, 28 जून मुझे जहां तक याद आता है शिंदे सरकार ने फैसला लिया और उसके बाद तुरंत 3-4 महीने गया अकाउंट में महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालो, चुनाव जीतो। ये अच्छा तरीका निकाल लिया शासन में बैठने वाले लोगों ने। अगर दिल्ली में केजरीवाल सरकार एलजी ना होते और अगर पैसे ट्रांसफर कर दिए होते तो फिर केजरीवाल 62-64 सीटों पे आते, लेकिन केजरीवाल नहीं कर पाएंगे, तब एलजी उसमें फाइल लटकाएंगे।